हेलो मेरे +2 के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे को पता है कि आप मेरी वीडियोस नहीं देखते हो, तो चलो कोई बात नहीं। मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आपको वीडियोस बना के डाल दूं, ठीक है। क्योंकि जब तक नहीं डाल रहा था वीडियोस, तब तक तो आप बोल रहे थे कि सर वीडियोस डालो, वीडियोस डालो, वीडियोस डाल दो। जब मैंने वीडियोस डालनी स्टार्ट की हैं अभी, क्योंकि मेरे पास इन दिनों में टाइम नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं है टाइम, क्योंकि मतलब कुछ सेटिंग्स चल रही हैं। सेटिंग का मैं सेटिंग बोल देता हूँ हर टाइम। क्या चल रहा है, जैसे लक्कड़ का काम चल रहा है, ठीक है। कुछ मिस्त्री लगे हुए हैं, तो वो सेटिंग करवा रहे हैं। घर की थोड़ी सी मरम्मत करवा रहे हैं, टूट गया था घर हमारा, तो वो सेट करवा रहे हैं बेटा। तो सोना बना रहे हैं घर को, तो इसके कारण मेरे को अब टाइम नहीं मिल पाता। जब भी घर पे होता हूँ तो कोई ना कोई काम निकल आता है। या फिर और बताऊंगा आपको, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं वीडियोस जो डालनी है मैंने अच्छे तरीके से वो नहीं डाल पाता, क्योंकि घर पे इतना शोर होता है। तो वो घर पे मेरे को वैसा माहौल नहीं मिलता, क्योंकि शांति का माहौल चाहिए होता है, ठीक है। आई थिंक अभी भी आपको थोड़ा सा साउंड मिलेगा, बाहर चल रहा है, तो उसी साउंड के कारण अभी तो बहुत कम हो चुका है, जिसके कारण मेरे पास टाइम नहीं था। मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। नहीं, आपने नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी वीडियोस डालता हूँ डेली की डेली। तो अभी जो आज हम करेंगे केमिस्ट्री का करेंगे बेटा। तो केमिस्ट्री में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में आपको नॉलेज दूंगा। वैसे आपको पता है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। अगर यूनिट सेल की बात करूं तो यूनिट सेल का मास बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम, ये हम जो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है जी। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें देखनी जरूरी हैं। अगर आपने पिछले जो आपको रिवाइज हुआ है, जहाँ जितना मैंने आपको करवाया था स्कूल डेज में, तो अगर आपको आता है वो, तो ये देख लो आप। क्यूबिक यूनिट सेल आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जब हम क्यूब बनाते हैं तो क्यूब बनाने के बाद उसके एक्सिस हम खींच लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ऐसे एक्सिस खींच लेते हैं। अगर इतनी लेंथ को हम ए मान लें, तो देखो मैंने ए लिखा हुआ है, अगर इतनी लेंथ को हम ए मान लें तो उस ए के सामने वाला एंगल हम अल्फा मान लेते हैं। अगर हम इस लेंथ को हम बी मान लें तो उसके सामने वाला एंगल बीटा मान लेते हैं। तो अगर इस लेंथ को हम सी माने तो इसके सामने वाला एंगल ये वाला हम क्या मानेंगे, डेल्टा मानेंगे, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये तीनों एंगल आपस में 90 डिग्री होते हैं, और ये तीनों जो भुजाएं होती हैं वो तीनों एक दूसरे की इक्वल होती हैं। तो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, एक क्यूब रहेगा। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अब मेन बात है कि मास, आपको यूनिट सेल का जो मास है, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है, वो आपको पता करना है, ठीक है। लेकिन वो तभी पता होगा आपको मास जो यूनिट सेल है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। देखो वॉल्यूम तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया, ये जो मास होता है यूनिट सेल का, ये तभी निकाल सकते हो अगर बेटा आपको ये रैंक ऑफ यूनिट सेल पता होगा, क्योंकि रैंकिंग आपको सिखाई हुई है कि कितने कौन सा यूनिट सेल कितने एटम्स को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल को हम जेड से लिखते हैं। तो एटम कितने होते हैं यूनिट सेल में, वो उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता उसकी वीडियोस बना देंगे हम, वैसे आपको करवाया हुआ है स्कूल डेज में। तो एटम का मास आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ एटम। तो ये तो आपको पता नहीं होगा। मान लो कि आपको सोडियम दिया हुआ है, सोडियम का आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पता होता है, जैसे 23 ग्राम पर मोल, ये आपको पता है। अब अगर मैं बोलूं कि एटम का मास चाहिए, तो एटम का मास कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ 1 मोल। अगर मैं बात करूं मास ऑफ 1 मोल देखना है सोडियम का, 1 मोल का जो मास है वो तो आपको पता है कि 23 ग्राम पर मोल। देखो पर मोल में कितने ग्राम है, इतने मोल, तो ये हो गया इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर हो गया। ये एवोगैड्रो नंबर मैंने ये नहीं समझने लेना कि मैंने इसको बटे में लिखा हुआ है, बटा कुछ नहीं है, ये तो मैंने वैसे मार्क किया है कि इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रो नंबर, इनटू मास ऑफ एटम। ये 23 ने काटा हुआ है, मास ऑफ एटम
अब मास ऑफ एटम तो आपको पता नहीं है, वो तो निकालना है। तो मास ऑफ एटम को आप एक साइड पे ले आओगे, ठीक है। देखो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या बचा, एवोगैड्रो नंबर और मास ऑफ 1 मोल। तो ये इधर आकर के आपका एवोगैड्रो नंबर इसके बटे में आ जाएगा, जैसे मोलर मास मतलब 1 मोल का मास बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आपस में बटे में आ जाएंगे। एटम का मास जब आप साइड पे लेके इसको फाइंड आउट करोगे। तो देखो ये मैं बात कर रहा हूँ, अब इस चीज को ध्यान से समझना। मैंने ये डेंसिटी का फॉर्मूला दिखाया हुआ है इधर, ये वाला, लेकिन ऊपर मैंने दिखाया था ये वाला। तो ये दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। अब आपको बता रहा हूं कैसे। अब देखो एक एटम का जब मास निकलेगा, तो यहाँ पे जो मास निकलेगा इनको सॉल्व करने से, तो वो एक एटम का निकलेगा, ठीक है। अब यूनिट सेल में कितने, देखो आपको रैंकिंग बताई हुई है कि यूनिट सेल में एटम निकालने, किसी का 1 होता है, किसी का 2, किसी के 4 निकलते हैं, किसी के 6 निकलते हैं, ठीक है। वैसे ही किसी के 12 एटम्स निकलते हैं। तो उन 12 एटम्स का मास क्या होगा, तो हम जो इधर एक एटम का मास निकलेगा कैलकुलेट करके, ठीक है, उसी के फिर उनको हम मल्टीप्लाई करके 12 एटम का, जैसे 6 एटम का, जितने भी एटम्स का देखना है वो निकल सकता है। जैसे मान लो जेड इनटू मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर, ये वाला छोड़ दो, भी वॉल्यूम वाला छोड़ दो, ठीक है। मैंने बोला कि 12 एटम्स हैं तो निकालो मास क्या होगा, तो आपने एक एटम का निकाला, तो 12 एटम्स की बात कर रहे थे, 12 इंटू, तो ये एक एटम का जो मास निकलेगा वो आ गया, ठीक है। तो अगर आपको मैथमेटिकली आपको समझ में आती है तो ये समझ लोगे। तो अब जेड क्या होती है, रैंकिंग ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यूनिट सेल में एटम्स की रैंकिंग होती है। तो अब ये यहाँ पे देखो मास ऑफ यूनिट सेल लिखा हुआ ना, तो वही आ गया। तो जेड इसी, अगर एटम्स की बात करेंगे, अगर एटम्स का मास निकलेगा फिर ही टोटल यूनिट सेल का मास निकलेगा ना, तो जेड इसीलिए रखा हुआ है। तो जेड बाई वी इंटू एम बाई एन ए, ठीक है जी। और डेंसिटी को हम रो के साथ लिखते हैं। अगर आपको मेरी कही हुई बात आपको समझ में आ गई तो ये आपका बन गया फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले से आपके काफी सारे न्यूमेरिकल जो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जेड को हम रैंक ऑफ यूनिट सेल बोलते हैं, एमएम को हम मोलर मास ऑफ एटम बोलते हैं, 1 एटम की बात कर रहा हूँ, एन ए को हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, वी को हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोलते हैं। अब आगे देखेंगे पोजीशन ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स आपको पता है कि खाली स्पेस को बोलते हैं। तो खाली स्पेसेस की जो पोजीशन होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, यूनिट सेल में। यूनिट सेल में पोजीशन कहाँ कहाँ पे होती है, तो मैंने आपको 2 पोजीशंस की बात की थी पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा हो, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इन्हीं को हम देखेंगे। अगर आप इनको सीख गए देखना, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है यूनिट सेल में, तो आपको जितने भी आपको वॉइड्स आ जाएंगे, क्योंकि मेनली तो यही होते हैं। तो आपको मान लो कोई और आपको डिफिकल्ट कोई मोल्ड करके कोई क्वेश्चन दे देवे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे देखो ये यूनिट सेल बनाया हुआ है। मैंने बोला कि इस यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होगा और इसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे बनेगा। लेकिन इनसे पहले आपको कुछ बात क्लियर करवाऊं। आपने 3D स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है, एबीसी 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 वाली अरेंजमेंट पढ़ाई हुई है मैंने आपको। उसी में आपका क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अगर ए बी और ए बी वाला अरेंजमेंट बनाओगे तो उसमें आपका टेट्राहेड्रल वॉइड आपको देखने को मिलेगा। अगर एबीसी वाला बनाओगे तो उसको आपको ऑक्टाहेड्रल वाला वॉइड आपको देखने को मिलेगा। ए का मतलब होता है कि पहले हम हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर बनानी होती है, हेक्सागोनल एटम्स अरेंजमेंट में लेके आने होते हैं। तो इस तरीके से हेक्सागोनल बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया, ठीक है। हेक्सागोनल तो बन गई, ये देखो हेक्सागोनल। ए का मतलब होता है हेक्सागोनल अरेंजमेंट। बी का मतलब होता है कि टेट्राहेड्रल जो भी वॉइड आपको मिल रहा है उसको अब फिल करो, उसमें अब एटम को दिखाओ, कैसे दिखा सकते हो, ठीक है। मैं पहले पेज को रख लूं, इधर ये उड़ रहा है, ठीक है। तो कैसे दिखा सकते हो, मान लो अब ये 3 एटम है मेरे, तो 3 एटम जब आपको इसको क्लोजली रखोगे ना, इस तरह से क्लोजली रखोगे आप, रखने के बाद ये वाला जो स्पेस बचा हुआ है, अब इस स्पेस के अब मान लो ये 3 एटम ऊपर है, एक इसके भी ए और जो एक एटम होगा वो इसके इन तीनों के नीचे होगा। तीनों के नीचे कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा। अब ये तीनों के नीचे रख दिया तो यहाँ पे आपको उसका जो छोटा सा पार्ट दिखेगा, तो कहीं पे भी आपको मिल रहा है तो आप वहां पे आप इसी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, टेट्राहेड्रल जो अरेंजमेंट हो गई। अब टेट्राहेड्रल में कितने एटम यूज हुए, 1 2 3 4 एटम यूज हुए, तो पर आपका क्या बना,
टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना। तो यूनिट सेल में मैंने कहा कि बताओ कहाँ पे होता है, तो आपने क्या कहना है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो बॉडी डायगोनल पे ही बन सकता है। बॉडी डायगोनल के कहाँ पे बन सकता है? बॉडी डायगोनल पे 2 बार ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा और सिर्फ ये 4th पार्ट पे ही बन सकता है, मतलब बॉडी डायगोनल के सेंटर पे नहीं बन सकता। अब सेंटर अगर मैं बात करूं, ये बॉडी डायगोनल है तो इसका ये सेंटर के सेंटर पे तो बनेगा नहीं, तो या तो यहाँ पे बनेगा या फिर यहाँ पे बनेगा, तो मतलब सेंटर पे नहीं बनेगा कहने का मतलब। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ये कुछ डायगोनल का कुछ दिखाया, आपको सारा क्लियर करता हूँ कैसे। ठीक है, एक कॉर्नर पकड़ लो, कॉर्नर पे क्या होता है? एक एटम होता है। ठीक है जी, कॉर्नर पे क्या हो गया? एक एटम हो गया। अब उस एटम का देखो, आप मान लो अपने घर पे बैठे हो, अभी रूम में हो ना, तो रूम में आप देखो कोई भी एक कोना पकड़ लो, रूम का कोई भी एक कोना, तो अब उस कोने में आप अज्यूम करो, देखो आपकी अगर अज्यूमिंग पावर स्ट्रांग है फिर ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। आप देखो कोई कोना पकड़ लो, मान लो कि इस कोने पे कोई एटम पड़ा हुआ है, आप ऐसे अज्यूम करो। अब उस एटम को फेज करने वाले कितने एटम आएंगे? उस एटम को फेज करने वाले कितने एटम आएंगे? उसको फेज करने वाले एक तो छत पे, मान लो छत के बीचों बीच जो एक एटम पड़ा होगा, ये छत हो गई आपके रूम की, इसके बीचों बीच एक एटम पड़ा हुआ है, वो इसको अब देख रहा है। ठीक है, मान लो देख रहा है। अब एटम यहाँ कॉर्नर पे है, तो मान लो ये दीवार है, साइड वाली विंडो वाली दीवार है, तो अब इसके कॉर्नर, इसके बिल्कुल सेंटर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी तो इसको अब झांक रहा है ना, झांक रहा है बिल्कुल ही। अब एक पिछले वाली जो दीवार है आपकी, पिछले वाली जो दीवार है, तो वहां पे भी एक एटम पड़ा, वो भी इनको झांक रहा है। तो ये देखो 4 एटम अरेंज हुए, तो 4 एटम जब अरेंज हुए इस तरीके से, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन के आपके सामने आ चुका है। तो ये है, तो ये यूनिक पावर थी। तो आप इसी तरीके से इधर भी बना सकते हो, एक कॉर्नर पे एटम पड़ा हुआ है, तो एक ये वाली जो दीवार है इसके यहाँ पे एटम पड़ा, एक ये वाला नीचे वाला बेस है यहाँ पे एटम पड़ा हुआ है, एक ये सामने वाली दीवार है इसके यहाँ पे बना हुआ है। तो ये 4 तीनों मिलकर के इस वाले जो कॉर्नर वाले को देखे जा रहे हैं, झांक रहे हैं, तो ये आपका वॉइड बन गया। अब अगर इस आप अज्यूम कर सकते हो, इस चीज को इमेजिन कर सकते हो, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसे ही हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब आपका डायगोनल खींचो, आप कितने डायगोनल खींच सकते हो? 4 डायगोनल खींच सकते हो। ठीक है, देखो 4 डायगोनल खींच सकते हो, तो एक डायगोनल पे कितने बनेंगे? 2 आपके जो टेट्राहेड्रल जो आपके वॉइड बनेंगे, तो टोटल आपके टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? 8 वॉइड बनेंगे। देखो अब कैसे, सेंटर पे तो बनेगा नहीं, अगर सेंटर पे बनाने लगे ना, आपके सेंटर पे एक एटम रख लो, आपको बताऊं ऐसा नहीं है कि सेंटर पे रख के कुछ बनेगा नहीं। मान लो आपने सेंटर पे एक एटम रखोगे तो वहां पे कंडीशन कुछ और बनेगी। ठीक है, बताऊंगा कैसे बनेगी। ठीक है, अभी ये बस मान लो कि यहाँ पे आप सेंटर पे नहीं रख सकते। तो ये मैंने एक डायगोनल खींचा है, तो एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, देखो एक एटम से दूसरे एटम तक मिलाएंगे तो डायगोनल बन गया। अब डायगोनल की आपको मैंने बताया कि क्यूब की जो क्यूबिक फॉर्म में डायगोनल की जो फॉर्मूला था वो a√3, जो मैंने आपको रैंकिंग वाला करवाया था, वहां पे आपको रिलेशन करवाए थे a और r के, वहां से आपको ये वाला पता चलेगा, मिलेगा। तो आपको ये एक तरह का √a/4 वाला भी आपको मिलेगा, मतलब r इज इक्वल टू √3a/4, ये भी आपको मिलेगा। तो वो करवाया हुआ था मैंने। तो ये देखो आप कि जो एक डायगोनल होता है, डायगोनल में कितने रेडियस आते हैं वो आपको मैंने करवाया था ये भी, कि 1 2 और 3, एक डायगोनल ए सेंटर ले लिया तो बीचों बीच जा रहा है, तो बॉडी के अंदर पड़ा है, बिल्कुल यूनिट सेल के बिल्कुल एक बॉडी के अंदर एक एटम पड़ा है, उसके 2 रेडियस हो गए और इनका एक रेडियस। कितने रेडियस होते हैं? 4। एक इसका मतलब ये 4r जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि जो डायगोनल होता है वो 4r के बराबर होता है। ठीक है जी, 4r के बराबर होता है। तो वही है ना, वो सारा जो आपको अगर पिछला वो सारा क्लियर है फिर ही आपको मजा आएगा, अदरवाइज नहीं मजा आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि सारा आप पिछले वाला देख लो एक बार। वो वैसे मैंने ये वाली जो वीडियोस है जो अभी रैंकिंग वाली बोल रहा हूँ, ये कि आपका रिलेशन बोल रहा हूँ, तो रिलेशन वाली अभी वीडियो डाली नहीं मैंने, लेकिन स्कूल लेवल मैंने करवाया हुआ है बच्चों को, तो ये डाल दूंगा, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है कोई। 2-4 दिन रुको, जो बच्चे न्यू देख रहे हैं तो डाल दूंगा 1-2 दिन में। तो कमेंट में लिख दिया करो कि हमें समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो ताकि पता चलता रहे। तो इसका मतलब डायगोनल में 4 रेडियस आते हैं, तो 4r, अब 4r हो गए ना, तो 4r, अब r रिलेशन निकालेंगे तो देखो डायगोनल तो ऐसे होता है, अब डायगोनल मतलब इज इक्वल टू 4r, देखो a अब डायगोनल है ना, तो इज इक्वल टू 4r, अब r इधर रख दिया तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाला आ गया। अब देखो मैंने कहा कॉर्नर पे ही बन सकता है ये टेट्राहेड्रल, कॉर्नर पे है ना, कॉर्नर पे, अब कॉर्नर के कहाँ पे, डायगोनल का 4th पार्ट पे,
देखो डायगोनल, डायगोनल का फोर्थ पार्ट पे, तो मैंने ये डिवाइड करके बनाया डायगोनल के फोर्थ पार्ट पे, तो यहाँ पे बन सकता है, सेंटर पे नहीं बनेगा। तो इसका मतलब 4 डायगोनल बना सकते हो आप एक क्यूब में, एक डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल आपका इधर से, और चौथा डायगोनल आपका इधर से, तो आपको 4 डायगोनल बना, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड आपके 8 बनेंगे। अब आ गई बात ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा, वही आ गया, यूनिट सेल बना लो एक अच्छा सा, ठीक है। अब आपको बता रहा हूँ कैसे। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि सेंटर पे नहीं रख सकते आप एटम टेट्राहेड्रल जब बनाओगे, ठीक है जी। अब ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता था, मैंने आपको 3D अरेंजमेंट में एबीसी 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 वाला करवाया था। तो एबीसी एबीसी वाले में क्या था, एबीसी एबीसी वाले में क्या था कि 3 एटम ऐसे रख लो आप, ठीक है। अब 3 एटम ऐसे रखने के बाद एक एटम फिर ऊपर से एक लेयर और बनाओ, इस तरह से बना ली। अब ये जो 3 बनाए इनके ऊपर रखे हैं, उनके नीचे भी तो कुछ होगा ना, जैसे ये वाला था टेट्राहेड्रल वाला। पहले टेट्राहेड्रल कवर करोगे, देखो पहले आप ध्यान से देखो, ये वाला मैंने बनाया। अब इनके नीचे एटम बना दिया, ठीक है। अब इनके ऊपर एक लेयर और बना दी, कैसे, ये वाली लेयर बना दी, तो ये वाली, तो ये बन गया आपका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जिसमें जो सेंटर वाला था एटम, उसको 6 एटम घेर रहे थे, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, 6 एटम घेर रहे थे। देखो इधर ध्यान से देखना, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम। अब यहाँ पे मैंने ये खुले खुले इसीलिए लिखे था आपको समझ में आ जाए। ये जो बीच वाला जो गैप बचा है, इस पे मैंने एक ऊपर ही, इन तीनों के ऊपर ही एक मैंने एटम रख दिया, 4 हो गए, जिसके कारण क्या बना, टेट्राहेड्रल जो वॉइड था वो मैंने फिल कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इन चारों के ऊपर एक और लेयर बनाई, सी वाली, 1 एटम, 2 एटम और ये 3 एटम, ये तो ये ऐसे रख दिया। अब ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, और बीच में क्या, 1 एटम है, सेंटर में 1 एटम है ना, तो 1 एटम को कितने कवर कर रहे हैं, 6 एटम कवर कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अब सेंटर पे है, देखो ध्यान से सुनो, सेंटर पे है, सेंटर की बात कर रहा हूँ। अब अगर डायगोनल यहाँ से खींचोगे आप, देखो डायगोनल खींचा, तो मैंने ये सेंटर वाला एक एटम रखा है, कहाँ पे रखा है, सेंटर पे रखा है। अगर सेंटर पे आपने एटम रख दिया ना, तो आपने देखा कि कौन सा वॉइड फिल हो रहा है, तो यहाँ पे सेंटर पे रखने से, यहाँ पे सेंटर पे रखने से आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही मिलेगा। देखो मैंने लिखा हुआ, बॉडी सेंटर पे रखोगे आप, या डायगोनल के सेंटर पे रखोगे आप, और दूसरा ये एज सेंटर पे भी मिलेगा आपको, वो भी आपको बताता हूँ, वो बाद में क्लियर करता हूँ। अब देखो, मान लो आप रूम में बैठे हो बेटा, रूम तो होता है ना, रूम में बैठ के बात कर रहे हो, मैं भी तो अभी रूम में बैठा हूँ, बेड पे बैठा हूँ ना अभी। तो अब रूम के अंदर बीचों बीच बैठे हो, क्या आपको वहां पे आपको स्पेस खाली मिली है, तो वो भी बैठ सकते हो ना। अगर स्पेस खाली ना हो तो नहीं बैठ पाओगे। अब आपको कितनी फेज आपको देख रही हैं, जो रूम की कितने सारी फेस आपको देख रहे हैं। एक तो आपके सामने वाली दीवार होगी, मान लो आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, एक तो ये वाली दीवार हो गई, एक ये वाली दीवार हो गई, एक छत हो गई, एक नीचे वाला हो गया, ये आपको 4 देख रहे हैं, और एक डोर वाला आगे वाला, और एक पीछे वाली, तो आपको 6 एटम नहीं देख रहे। इसका मतलब 6 एटम के बीचों बीच एक एटम ये पड़ा है। मतलब ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन कहाँ पे होती है, ठीक है जी। तो ये प्रूव करने की बातें होती है, तो ये मैंने प्रूव किया, जो मैंने इधर आपको बताया कि 3 ऊपर है, 3 नीचे हैं, बीच में बेचारा एक बैठा है मासूम सा, उसको 6 एटम गिर के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, ठीक है जी। तो यही था। अब अगर मैं बात करूँ कि एज की बात करूँ, ठीक है, एज पे, अगर एज पे ये एटम रखा हुआ है, अब इस एज को कितने फेज देखेंगे, वो भी सेम बात है। देखो ये ना क्या हो गया कि ये वाला पूरा बॉक्स था, पूरा फिल बॉक्स था। अब इस बॉक्स को ना इस तरीके से काटा गया, मान लो यहाँ से और यहाँ से ऐसे काटा गया, ये मतलब चोरस पीस काटा गया, जिसका 4th पार्ट ही अब इसका अंदर आया। तो समझ लो ये बात को, ठीक है जी। अब ये कॉर्नर पे है, अब कॉर्नर पे देखो सिर्फ 4th पार्ट ही तो अंदर आएगा ना उसका। अब अगर इसके ऊपर एक और बॉक्स रख दूं मैं, एक और इस तरह से बॉक्स रख दूं मैं, उसके साइड पे भी उसी तरीके से एक बॉक्स रख दूं, उसके साइड पे, उसके नीचे भी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया ना। तो इसका मतलब ये वाला जो एज वाला भी है ना, तो ये भी तो काट के इधर निकाला गया है ना। तो इसका मतलब इसको भी तो सिर्फ 6 एटम ही तो क्या करेंगे, मतलब कवर करेंगे ना। लेकिन एज की बात है, एज कितने हैं, सभी एजेस पर होगा। एज कितने हैं, एज हैं 12, तो 12 एजेस हैं,
तो लेकिन 12 एज पे जो एटम है वो उसका चौथा पार्ट ही आया हुआ, तो मैंने कट कटा के, तो 3 एटम ही सिर्फ हम उसमें रख सकते हैं। तो 3 ये वाले और एक एटम जो बीचों बीच में था वो 1 हो गया, तो मतलब टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो बस यही था बेटा आज इस वीडियो में। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि हमें सर समझ में आता है, तो और भी एनर्जी मिलती है ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझा सकूं, पढ़ा सकूं। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करो, हमारा जो न्यू बैच था वो स्टार्ट करना है, वो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से बने रहो मेरे साथ। मैं आपका प्रिंस सिंगला आपको साइंस पढ़ाता हूँ। तो अगर समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। थैंक यू सो मच।